डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा आपका एमए फाइनल पेपर 6 की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो पेपर है उसका चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं और जिसका टाइटल है स्ट्रक्चरल चेंजेस अंडर डेवलपमेंट, विकास के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन से क्या आशय है। तो जब भी कोई परंपरागत समाज आधुनिक औद्योगिक समाज में बदलता है जिससे कि उसके सामाजिक आर्थिक संस्थाओं और प्रथाओं में भी परिवर्तन आता है, तब हम उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। कुज़नेट्स ये कहते हैं कि आधुनिक आर्थिक वृद्धि में हम निम्न संरचनात्मक परिवर्तनों को शामिल करते हैं, जैसे कृषि से हटकर कृषि भिन्न क्रियाओं में संलग्न होना अर्थात औद्योगिकरण की प्रक्रिया, गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन यानी गांवों और नगरों में जनसंख्या का वितरण अर्थात नगरीकरण की प्रक्रिया, इसके साथ रोजगार का स्तर, विविध उद्योगों के साथ लगाव, प्रति व्यक्ति आय का स्तर आदि के आधार पर राष्ट्र के भीतर विभिन्न वर्गों की सापेक्षिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, रिलेटिव इकोनॉमिक सिचुएशन, घरेलू उपभोग, पूंजी निर्माण, सरकारी उपभोग में प्रयोग के आधार पर उत्पादन का वितरण, उत्पादन का उसके मूल से राष्ट्र की सीमाओं के भीतर तथा बाहर बंटवारे में परिवर्तन, इन सभी को हम संरचनात्मक परिवर्तनों के अंतर्गत शामिल करते हैं। साधारण भाषा में यदि कहा जाए तो संरचनात्मक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जबकि जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया चलती है, आगे बढ़ती है, तो विकास के साथ साथ किसी देश के कुल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटने लगता है, यानी मुख्यतः कृषि क्षेत्र का योगदान घटने लगता है, औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ता है और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का उत्पादन और अधिक तेजी से बढ़ता है। इसी प्रकार रोजगार की दृष्टि से यदि हम देखें तो कुल रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र का अंश घटता जाता है, औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ता है और सेवा क्षेत्र का योगदान और अधिक तेजी से बढ़ता है। तो हम यहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तन को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देखते हैं और ये क्षेत्र हमारे होंगे जैसे उत्पादन, उपभोग, रोजगार, निवेश और व्यापार की रचना। इन आधारों पर हम संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की संरचना में परिवर्तन। तो आधुनिक आर्थिक वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की संरचना में भी परिवर्तन हुए, जैसे राष्ट्रीय आय में कृषि और उससे संबद्ध उद्योगों का अंश घट गया, निर्माण और सार्वजनिक उपयोगिताओं का भाग बढ़ा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा और कुछ सर्विस सेक्टर जैसे कि कुछ सर्विस क्लास जैसे कि व्यक्तिगत, व्यावसायिक अथवा सरकारी सेवाओं के भाग बढ़ गए और कुछ अन्य वर्गों जैसे कि घरेलू नौकरों के भाग कम हो गए। और इसको यदि हम तीनों क्षेत्रों में देखते हैं कि कृषिगत, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में उत्पादन की संरचना में क्या परिवर्तन हुए हैं, जैसे जैसे विकास हुआ यानी संरचनात्मक परिवर्तन जब आए तब सबसे पहले हम कृषि क्षेत्र का देखते हैं। तो कुल उत्पादन में कृषि का अंश कम होता जाता है क्योंकि यहाँ पर एंजल का नियम काम करता है। एंजल का नियम क्या है कि जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है वैसे वैसे परिवार के बजट में भोजन पर होने वाले व्यय का प्रतिशत भी घटता जाता है, इसलिए भोजन का उपभोग घट जाएगा जबकि वस्त्र, आवास और अन्य टिकाऊ वस्तुओं का उपभोग बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि उत्पादन की संरचना में कृषि क्षेत्र में ये परिवर्तन हुआ कि कृषि के क्षेत्र में अब भोजन का उपभोग घटने लगा जबकि अन्य टिकाऊ वस्तुओं और वस्त्र और आवास का उपभोग बढ़ा। ये अध्ययन कुज़नेट्स ने अपने रिसर्च के आधार पर ये निकाले हैं। दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, कि औद्योगिक क्षेत्र की हम बात करें तो जिन तकनीकी परिवर्तनों से औद्योगिकरण और नगरीकरण हुआ उन्होंने उन वस्तुओं की मांग बढ़ा दी जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत नहीं होती। शहरी क्षेत्रों में भोजन की मांग को पूरा करने के लिए फिर उसे साफ करना, डिब्बों में बंद करना, तैयार करना,
परिवहन करना और फिर वितरण करना। इन सब से उद्योग और सेवा क्षेत्रों के उत्पादनों की मांग बढ़ गई। नई उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण हुआ, जैसे मनोरंजन के लिए गांव में टेलीविजन सेट ने दावतों का स्थान ले लिया। परिवहन के साधन के रूप में ट्रेन और बसेस ने घोड़ों का स्थान ले लिया। प्राकृतिक खाद के स्थान पर रसायन यानी नेचुरल जो खाद है उसके स्थान पर केमिकल का उपयोग होने लगा। लकड़ी के स्थान पर कोयला और तेल और पशु शक्ति के स्थान पर मशीनी शक्ति आ गई। तो शहरी क्षेत्रों का औद्योगिकरण हो रहा था, इसलिए उन क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को रेगुलेट करने के लिए सरकारी सेवाओं की मांग भी बढ़ी। फिर हम सेवा क्षेत्र पर आते हैं। विकास के साथ साथ बढ़ते नगरीकरण से पुलिस व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में शहरों में सरकारी नौकरियों की मांग बढ़ी। यानी इन विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों की मांग बढ़ गई। प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि ने भी मनोरंजन और अन्य व्यावसायिक सेवाओं की मांग बढ़ा दी। कुजनेट्स के अनुसार आधुनिक आर्थिक वृद्धि में उत्पादन की रचना में परिवर्तन तकनीकी परिवर्तनों की वजह से आए। तकनीकी परिवर्तन न केवल कॉस्ट कम करते हैं बल्कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं। नई वस्तुएं, नए प्रोडक्ट, नई प्रोसेस और नया रॉ मटेरियल प्रयोग करने के नए नए तरीके भी निकालते हैं और इस प्रकार नई इंडस्ट्रीज खोलने का आधार भी प्रदान करते हैं। तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की जितनी ज़्यादा दर होगी, तकनीकी परिवर्तन की दर जितनी ज़्यादा होगी, औद्योगिक संरचना में भी उतने ही ज़्यादा परिवर्तन आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत वस्तु प्रयोग की संरचना में क्या परिवर्तन आए। तो अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में बनने वाला राष्ट्रीय उत्पाद जो जीएनपी है, अर्थव्यवस्था में जो जीएनपी क्रिएट होता है वो या तो उपभोग किया जाएगा या राष्ट्र के पूंजी स्टॉक में जुड़ जाता है या विदेशों से जो वस्तुएं एवं सेवाएं हम निर्यात करते हैं उनके भुगतान के रूप में चला जाता है। तो इन प्रयोगों का एक एवरेज पैटर्न यदि हम देखना चाहें तो हम ये एवरेज पैटर्न इन 3 रूपों में देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम निजी उपभोग व्यय के रूप में देखेंगे, फिर दूसरा हम सरकारी उपभोग व्यय के रूप में और तीसरा सकल घरेलू पूंजी निर्माण के रूप में। निजी उपभोग व्यय की हम बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें सम्मिलित है सभी उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय, जिसमें आय की प्राप्ति, विदेशों से मिलने वाले जो नेट गिफ्ट हैं और इस तरह की और उपभोक्ता वस्तुओं की नेट सेल्स, जैसे कि घरेलू है और नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट्स के परचेजेस हैं, रिसीप्ट्स हैं। ये व्यय विकसित देशों में उत्पादित सभी फाइनल प्रोडक्ट के एक बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी थे। फिर हम सरकारी उपभोग को देखते हैं। तो सरकारी उपभोग जिसमें कि वस्तुओं और सेवाओं के चालू क्रय शामिल होते हैं, लेकिन सरकार द्वारा रीसेल को कम कर दिया जाता है और इसमें सरकारी व्यय एवं सार्वजनिक निगमों द्वारा की गई खरीद शामिल नहीं होती। तो यहाँ देखा गया कि सरकारी उपभोग जीएनपी का 14% था, जबकि 19वीं शताब्दी के मध्य में इसका भाग सिर्फ 3 से 5% के बीच था। तीसरा हम देखते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण की यदि हम बात करें तो इसमें पूंजी स्टॉक में जुड़ने वाला वस्तुओं का सकल मूल्य शामिल है। देश के भीतर रक्षा उपकरणों को छोड़कर, लेकिन आवासीय निर्माण को शामिल करते हुए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीएनपी का 20 से 25% था, जबकि सकल बचत का भाग सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 10% था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बढ़कर के 12 से 20% के बीच हो गया। तो वस्तु प्रयोग के व्यापक जो पैटर्न रहे हैं, उन पैटर्न को देखने से पता चलता है कि पूंजीवाद विकसित देशों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के दशक की विशेषता ऐसी अलग संरचना रही
यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित देशों में पूंजीवाद की प्रधानता रही और सरकारी उपभोग तथा घरेलू या राष्ट्रीय सकल पूंजी निर्माण के भाग अपेक्षाकृत अधिक रहे, जबकि निजी उपभोग व्यय के भाग अपेक्षाकृत कम रहे। इसके बाद हम देखते हैं उपभोग की संरचना में परिवर्तन। प्रोफेसर कुजनेट्स ने 5 क्षेत्रों में उपभोक्ता की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को देखा। ये 5 क्षेत्र हैं: भोजन, तंबाकू एवं शराब, वस्त्र, आवास तथा अन्य। अन्य में कुजनेट्स ने फर्नीचर, कार, चिकित्सा, मनोरंजन आदि को रखा। उन्होंने ये पाया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुल उपभोग व्यय में भोजन पर व्यय का प्रतिशत बढ़ा, वस्त्रों और आवास पर व्यय लगभग स्थिर रहा, अन्य मदों जैसे कि फर्नीचर, कार, मनोरंजन आदि पर व्यय बढ़ा। ऐसा उपभोग व्यवहार क्यों रहा? इसके 3 कारण रहे। पहला कारण था जीवन यापन की परिस्थितियों में परिवर्तन, यानी कि नगरीकरण बढ़ा, जनसंख्या बढ़ती गई और प्रदर्शन प्रभाव। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता है तो नगरीकरण के बढ़ने के कारण श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण भी बढ़ता है और परिवार अथवा गांव तक ही श्रम विभाजन सीमित नहीं रहता, बल्कि ये गैर बाजार क्रियाओं से हटकर व्यापार फर्मों की विशेषीकृत बाजार क्रियाओं में भी लगता है। जनसंख्या बढ़ती है, इसलिए भी उपभोग व्यय बढ़ता है और प्रदर्शन प्रभाव के कारण, यानी अन्य व्यक्ति क्या उपभोग कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर भी हम अपना उपभोग प्रतिरूप बदल देते हैं। हमारा कंजप्शन पैटर्न दूसरों के उपभोग व्यय से भी निर्धारित होता है। तो इसलिए भी हम जो अन्य मदों पर हमारा व्यय बढ़ा वो कारण रहा नगरीकरण, बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदर्शन प्रभाव। प्रौद्योगिकी परिवर्तन। प्रौद्योगिकी परिवर्तन में क्या होता है? पुरानी वस्तुओं की जगह नई वस्तुएं आ जाती हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए प्रोडक्ट आते हैं, तो नए नए उत्पाद जो कि नवीनतम तकनीकी से लैस होते हैं वे उपभोग के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके पश्चात तीसरा आता है जनसंख्या में व्यावसायिक परिवर्तन, कि आय वितरण में घटती असमानता के कारण बचत की तुलना में उपभोक्ता का व्यय का अनुपात बढ़ जाता है और बेलोचदार वस्तुओं पर व्यय बढ़ता है, लोचदार वस्तुओं पर व्यय कम हो जाता है। यानी कि बेलोचदार वस्तुओं पर व्यय बढ़ने का अर्थ है कि हमारी जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं, उन पर व्यय बढ़ रहा है, और लोचदार वस्तुएं यानी कि जो विलासिता की वस्तुएं हैं उन पर व्यय कम हो जाता है। श्रमिक व्यय का उपभोग व्यय, श्रमिक वर्ग का उपभोग व्यय भोजन आदि मूलभूत आवश्यकताओं पर बढ़ता है, और जो प्रबंधकीय और व्यावसायिक दक्षता वाले श्रमिक हैं उन पर अपने एक न्यूनतम जीवन स्तर को बनाए रखने का दबाव होता है, और इसलिए वो उस स्तर को बनाए रखते हैं और उससे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, इसलिए भी उपभोग व्यय बढ़ जाता है। तो उपभोग की संरचना में ये परिवर्तन के 3 कारण रहे। इसके पश्चात रोजगार की संरचना में परिवर्तन। आधुनिक आर्थिक वृद्धि प्रक्रिया में रोजगार की दिशा, रोजगार का स्तर और संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ कुल जनसंख्या में श्रम शक्ति का अनुपात बढ़ता गया, क्योंकि जनसंख्या की आयु संरचना में और उसके व्यावसायिक वितरण में परिवर्तन हुआ। लाभ कमाने वाले उद्योगों में महिला श्रमिकों की जनसंख्या बढ़ी और श्रम शक्ति में प्रवेश की आयु घटी, यानी कि कम आयु से ही लोग श्रम शक्ति में प्रवेश करने लगे और सेवानिवृत्ति की आयु सीमा घट गई। विकसित देशों में तीनों क्षेत्रों में लगी हुई कुल श्रम शक्ति के भाग को हम तीनों क्षेत्रों में अलग अलग देख सकते हैं। सेवानिवृत्ति की आयु सीमा का घटना ये कुजनेट्स द्वारा की गए अध्ययन समयावधि के समय की स्थिति को बताता है। ये वर्तमान सदी की रिसर्च नहीं है। तो हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में रोजगार की संरचना में क्या परिवर्तन आए। कृषि क्षेत्र में संलग्न कुल श्रम शक्ति का भाग घटा। कुल श्रम शक्ति में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा और कुल श्रम शक्ति का औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा और सेवा क्षेत्र का योगदान और अधिक तेजी से बढ़ा।
इसके बाद हम देखते हैं निवेश की संरचना में परिवर्तन। तो प्रोफेसर कुजनेट्स ने पूंजी निवेश के स्थान पर पूंजी निर्माण शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अपने अध्ययन में ये पाया कि 1956 से 60 के दौरान सभी विकसित देशों में जो ग्रॉस नेशनल सेविंग्स हैं, सकल राष्ट्रीय बचतें हैं, उनके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बराबर थी। सकल राष्ट्रीय बचतें सकल घरेलू पूंजी निर्माण के बराबर थी। सकल राष्ट्रीय बचतों का लगभग 20% सार्वजनिक क्षेत्र से आया था, जबकि शेष हिस्सा निजी क्षेत्र से आया। उन्होंने यहाँ पर 3 निष्कर्ष निकाले। सबसे पहला निष्कर्ष था कि घरेलू पूंजी निर्माण में भौतिक पूंजीगत वस्तुओं में परिवर्तन, यानी कि जो इन्वेंट्रीज हैं, इन्वेंट्रीज में परिवर्तन का अंश घटा, क्योंकि परिवहन और संचार के साधनों में सुधार हुए, कृषि क्षेत्र का भाग घटा और मांग में अल्पकालीन परिवर्तनों को खपाने की उत्पादक क्षमता का प्रयोग बढ़ता गया। दूसरा, कुल पूंजी निर्माण में स्थिर पूंजी निर्माण का भाग भी गिरा और स्थिर पूंजी निर्माण और कुल पूंजी निर्माण में उत्पादकों का भाग बढ़ गया, जिससे यह पता चलता है कि आवासीय भवन व्यवस्था और लोकहित सेवाओं के क्षेत्रों से हटकर, लोकहित सेवाओं के क्षेत्र यानी कि जिसमें हम आधारभूत सुविधाओं का जाल बिछाते हैं, तो आवासीय भवन व्यवस्था और लोकहित के क्षेत्रों से हटकर विनिर्माण और मिलते जुलते क्षेत्रों की ओर झुकाव बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर ज्यादा झुकाव बढ़ा। ये क्यों हुआ? ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट का परिणाम था, प्रौद्योगिकी परिवर्तन का परिणाम था, जिनकी वजह से और हाईली क्वालिफाइड इक्विपमेंट्स, हाईली एफिशिएंट इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ गई, उन्नत उपकरणों की मांग बढ़ गई। और अंत में हम संरचनात्मक परिवर्तनों में जब देखते हैं तो विदेशी व्यापार की संरचना में क्या परिवर्तन हुए। विदेशी व्यापार का जीएनपी के साथ अनुपात वस्तुओं के लिए उस देश की किसी दूसरे देश पर निर्भरता को बताता है। कुजनेट्स ने पाया कि आधुनिक आर्थिक वृद्धि में 15 बड़े विकसित देशों का विदेशी व्यापार अनुपात जीएनपी बढ़ने के साथ साथ कम होता गया। दूसरी ओर जिन देशों का जीएनपी कम था, उनके विदेशी अनुपात बढ़ गए। विकसित देशों के विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियों को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। सबसे पहला कि इस अवधि में परिवहन सुविधाओं के विकास से वस्तुओं के परिवहन में क्रांति हुई। दूसरा, विश्व बैंक का नीतिगत निर्णय, जिसके अनुसार उसका अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना और इस प्रकार विश्व की वर्कशॉप के रूप में सेवा करना। प्रशुल्क जैसे व्यापार प्रतिबंधों में ढील देना और नई परिवहन सुविधाओं के प्राप्त होने से विकसित देशों में विशिष्टीकरण बढ़ा। इस प्रकार संरचनात्मक विकास के साथ साथ होने वाले जो संरचनात्मक परिवर्तन है, उनका हम 6 दृष्टिकोणों से अध्ययन करते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने प्रोफेसर एमएल झिंगन की बुक विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन को आधार बनाया है और मेरे सभी अंश उसी बुक से लिए गए हैं। तो आप और अधिक डिटेल में पढ़ने के लिए उस बुक की स्टडी करें। इसके साथ साथ और बुक्स भी हैं, रेफरेंस बुक्स भी हैं, जैसे एमपी टोडेरो की बुक है और मिश्रा एंड पुरी की बुक है। आप सभी इन बुक्स का भी अध्ययन करें और भली प्रकार से इन कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करें। गुड बाय।